नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे 9th स्टैंडर्ड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस स्पेसिफिक सेशन इज ग्रेविटेशन पार्ट 3rd। हम इसके पार्ट 1st और पार्ट 2nd पे भी बात कर चुके हैं। यदि आप उसके बारे में बच्चों ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर उन सेशंस को आप देखना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल जो है NCERT ऑफिशियल और NCERT पीएम ई विद्या क्लास नंबर 9। तो आप इन यूट्यूब पे जा कर के हमारे प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में हम आज और ज़्यादा बातें जानने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हमें पुष्पा त्यागी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम। मैम के बारे में अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि मैम XPGT फिजिक्स हैं KVS से और HOD फिजिक्स हैं संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली से। कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही हो बच्चों तो आप अपनी क्वेरीज अपने आप तक ना रखें, अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचाएं और हमारे एक्सपर्ट से उसका सोल्यूशन प्राप्त करें। आपको हमें कॉल करना है हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। Either you can drop a mail as well with all your feedbacks. We are waiting for your participation in this live interaction. आप हमें मेल करेंगे हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है dth.class9@ciat.nic.in। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। हमारी एक्सपर्ट को बहुत अच्छा लगेगा आप सभी के बातों का, प्रश्नों का जवाब और उत्तर देने में। तो मैम जब तक हमारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं हम आपके पास आएंगे पुष्पा मैम, और हम आपसे जानना चाहेंगे बिकॉज दिस इज़ आवर 3rd पार्ट राइट। तो हम बहुत ही संक्षेप में ब्रीफ में आपसे रिकैप जानना चाहेंगे मैम पिछले सेशंस का। एक्चुअली हम लोग पहले लास्ट के 2 सेशंस में एक्सक्लूसिवली ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते रहे हैं कि ग्रेविटेशन क्या है एंड देन ग्रेविटेशन फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मासेस ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और ग्रेविटी की वजह से ही, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है और उस ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसके फॉल को हम फ्री फॉल कहते हैं बिकॉज ओनली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से वो चल रहा है। और उसके बाद हमने किया था कि वेट क्या होता है। अब उसी टॉपिक वेट के कंटिन्यूएशन में हमें अब आगे चलना है आज। जी, तो मैम हम आज क्या पढ़ेंगे वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा थ्रस्ट। जी। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि थ्रस्ट होता क्या है। राइट। वैसे आपने थ्रस्ट बहुत बार सुना होगा कि थ्रस्ट एक तरह से पुश होता है। जैसे पुश करो या पुल करो तो जो पुश और पुल होते हैं वो फोर्स होते हैं। इसी तरह से थ्रस्ट भी एक फोर्स होता है, पर डिफरेंस इसमें ये है कि थ्रस्ट वो फोर्स होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। यानी कि जैसे अब ये कप यहाँ पर रखा हुआ, ये कप है जैसे मेरे हाथ में है, अब इसको मैं अगर अपने इस हाथ पर रख दूं तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो वेट है जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका वेट मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ इसके परपेंडिकुलर। राइट। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर फोर्स लगाती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। सो थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसके ऊपर भी उसको रखा गया है। अब सवाल उठता है कि थ्रस्ट की यूनिट क्या है। लेकिन थ्रस्ट की यूनिट से पहले क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रेणु जी की इसके फोर्स की यूनिट क्या होती है? मैम इज इट न्यूटन? यस, वेरी गुड। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और थ्रस्ट भी एक फोर्स है। इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स ओनली डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो इसकी भी यूनिट जो है वो न्यूटन ही होती है। अब थ्रस्ट के बाद सवाल उठता है कि आपने सुना होगा कि जो भी नेल होती हैं उनके एजेस बहुत पॉइंटेड होते हैं। चाकू होता है बहुत शार्प बनाया जाता है। जो स्कूल के बैग होते हैं बच्चों के, उनके स्ट्रैप बहुत ब्रॉड बनाए जाते हैं। क्या आपके बारे में कभी ये आपके दिमाग में कभी सवाल आया है और इसका जवाब आपको मालूम है? मैम मुझे लगता है कि वो स्ट्रैप्स इसीलिए चौड़े होते हैं क्योंकि बैग में बहुत सामान होता है और उसका वेट बैलेंस करने के लिए मे बी वो जो स्ट्रैप्स हमारे इतने चौड़े होते हैं। यस, वेरी गुड। होता क्या है कि अब उसको जानने के लिए कि उसके चौड़े बना देने से उसके स्ट्रैप क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बैग का वेट तो उतना ही रहता है और वही बच्चे को उठाना है, चाहे पतले स्ट्रैप लगाएं तब भी और मोटे स्ट्रैप लगाएं तब भी वही वेट उसको उठाना है। तो उसके लिए हम ब्रॉड वो जो उसके स्ट्रैप है वो क्यों करते हैं, चाकू को हम शार्प क्यों बनाते हैं।
अब उसके लिए हमें एक चीज टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं प्रेशर. प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, जिसके भी वो कांटेक्ट में है. सो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर. यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया. तो अब देखिए क्या होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, अब बैग का वेट तो वही है, अगर हम पतले स्ट्रैप बना देंगे तो उनका एरिया कम हो जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के कांटेक्ट में है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द वेट. सो जब डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो गया तो पूरी जो फ्रैक्शन है वो बड़ी हो जाएगी. यानी कि एरिया कम कर देने से फ्रैक्शन जो हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, और वो फिर बैग जो है हमारी, वो जो स्ट्रैप जो है हमारे कंधे में, बच्चों के कंधे में गड़ता है, वो हमें हर्ट करता है वो. तो यू आर वेरी राइट, क्लोज टू द आंसर. सो ब्रॉड, उसकी जो स्ट्रैप है उनको ब्रॉड कर देने से क्या होता है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, तो जो प्रेशर है हमारे कंधे पर लग रहा है वो कम हो जाता है. हम इसके लिए अब आगे चलते हैं और उसकी यूनिट पता करते हैं कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है. जैसे प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स इसकी यूनिट वही होगी जो फोर्स अपॉन एरिया की होगी. अब अगर फोर्स को हम 1 न्यूटन ले लें और एरिया को हम 1 स्क्वायर मीटर ले लें, सो ये हो जाएगा 1 न्यूटन अपॉन 1 स्क्वायर मीटर. एंड 1 न्यूटन अपॉन 1 स्क्वायर मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर, और उसको नाम दिया गया है पास्कल, टू ऑनर द साइंटिस्ट पास्कल, जिसने एक लॉ दिया था. सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 पास्कल. अब क्वेश्चन उठता है इसकी डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन जैसे हमने फॉर्मूला में डाल के निकाला है यूनिट को, उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. 1 पास्कल, or you can say if 1 Newton of force is acting on an area of 1 square meter of the surface, then the pressure acting on the surface is said to be 1 Pascal. And 1 Pascal and 1 Newton per meter square एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं. ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं. जैसे ये ब्लॉक है, हमने लिया है, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप. द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम. Its dimensions are 40 centimeter by 20 centimeter by 10 centimeter. Now you have to find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop. If it is made to lie on the tabletop with its side of dimension 20 by 10 centimeter. अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें निकालना होगा कि फोर्स कितना है. सॉलिड बॉडी जब किसी सरफेस पर रखी जाती है, जो वो फोर्स लगाती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स वेट. और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वेट इज इक्वल टू m इंटू जी. सो हमने मास लिया 5 kg, जी की वैल्यू ली 9.8, फोर्स निकाल दिया. अब हमें निकालना है एरिया. अब क्वेश्चन उठता है कौन सा एरिया लेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्लॉक है उसके 8 सरफेसेस हैं. जो सरफेस टेबल के कांटेक्ट में है वो दैट इज 20 by 10. सो अब एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट उसमें क्लास में भी बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम सिस्टम होना चाहिए. जैसे सेंटीमीटर में यहाँ साइड दिया तो हमें इनको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमने वो कन्वर्ट किया, दैट इज 0.2 इंटू 0.1, तो एरिया आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज 49 अपॉन 0.02. सो प्रेशर कम्स आउट टू बी 2450, दैट इज 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब इसी को अगर हम दूसरी साइड से रख दें, यानी कि इसकी 40 by 10 या 40 by 20 वाली साइड नीचे रख देंगे, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, जो प्रेशर है वो फिर कम हो जाएगा. नाउ you will come to know that why your parents ask you not to stand on a sofa. If you stand on a sofa, your body weight will act over a small area, so the spring will be compressed too much. Okay? Now, let's हाँ. ये तो आपने बात बताई वुडन ब्लॉक की कि अगर उसे रख दिया जाए तो ऐसा होगा. यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर्स मैम? Yes, liquids also exert pressure. Because liquids also have weight. Anything which have weight will always exert pressure. As liquids exert pressure, so अब हमें देखना पड़ेगा कि जो लिक्विड प्रेशर exert करते हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो अब हमें देखना पड़ेगा. Why only liquid? Even fluids. Fluids मतलब gases. Gases also exert pressure. Okay. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, आप इस पर ज़रा फोकस करें.
ये रखा हुआ है और मैं इस बॉटल में मैम हम आपको निवेदन करेंगे कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट दिखाना चाह रहे हैं वो बोर्ड में रखें ताकि हमारे सभी बच्चों को दिखाई दे। चलिए मैं अभी इसको उठा ले, पहले मैं पानी डाल लूँ उसके बाद मैं इसको उठा लेती हूँ ऊपर जी। अब मैंने यहाँ बॉटल में पानी लिया है और ये पानी को मैंने कलर कर रखा है सिर्फ इसलिए कि आप इसे देख सकें। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं इसमें। देखिए अब मैं इसको उठा लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। ये इस बॉटल में पानी है, आप देखिए जी। आप देख रहे होंगे जो नीचे वाला होल है इससे पानी जो है सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है और ऊपर वाले से बहुत धीरे धीरे ड्रॉप में गिर रहा है। मुझे लगता है कि मैम ये हम बोर्ड में रख के दिखाएंगे तो बच्चों को शायद दिखाई देगा अच्छे से। नीचे हम बोर्ड में रख के अपने दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि एक्सपेरिमेंट है, इस बोतल में छेद है और उसमें दिखाई दे रहा है कि कितने प्रेशर से ये पानी बाहर गिर रहा है। और अब मैम आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। हाँ, तो होता क्या है कि जब मैंने इस बॉटल में पानी भरा तो और उसमें मैंने होल किया, जो होल सबसे नीचे था उसमें से जो पानी निकला वो सबसे ज्यादा प्रेशर से निकला। यानी कि जितना हम नीचे डीप जाते हैं पानी में उतना ही प्रेशर बढ़ता है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो मैम इस पे पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं? ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो यही है कि पानी के जो कॉलम है उसके ऊपर या लिक्विड का जो कॉलम है उसके ऊपर उसकी हाइट कितनी है। दूसरा फैक्टर होता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा वो, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा हो जाने से उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ऑफ कोर्स किस जगह पर आप कर रहे हैं जी की वैल्यू पर तो वो डिपेंड करेगा ही। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की कि वो प्रेशर सिर्फ बॉटम पे नहीं करते हैं, जैसे सॉलिड्स है वो तो सिर्फ बॉटम पर करते हैं, लेकिन लिक्विड जहां पर भी कांटेक्ट में होगा, क्योंकि लिक्विड जो है आपका साइड पे भी प्रेशर लगाता है। सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। और अगर आप लिक्विड में इसी बॉटल को अगर मैं चाहूं, जैसे इसमें से पानी निकल रहा था यहाँ पर, तो अभी तो देखिए बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, ये बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। अब इसको मैं अगर प्रेस करूंगी, यानी कि मैं इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगी। अब देखिए मैंने इसको प्रेस किया थोड़ा सा, तो पानी की जो ड्रॉप गिर रही है वो जल्दी जल्दी गिरने लगी है, वो तेज हो गई हैं। अब देखिए मैंने छोड़ दिया है तो धीरे हो गई हैं। तो इसका कारण है कि इफ आई अप्लाई एनी एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन ए कन्फाइंड लिक्विड तो वो सब तरफ फैल जाता है। That is, any extra pressure applied on a confined liquid is transmitted equally in all direction. This you can read here also. Pressure exerted on any confined mass of a liquid is transmitted equally in all directions. Okay? अच्छा, अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेते हैं, that is upthrust, जो कि लिक्विड्स में ही होता है। आपने कभी कोशिश की होगी किसी खाली बॉटल को ढक्कन बंद करके उसको पानी की बाल्टी में डुबाने की कोशिश करें, तो जैसे आप उसको अंदर डालते हैं, अंदर दबा करके फोर्सफुली ले जाते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे जैसे आप छोड़ते हैं वो वापस आ जाती है जी। और वापस कोई भी बॉडी बिना फोर्स के तो आ नहीं सकती है। सो जो फोर्स उसको ऊपर लाने में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, और उसी को बॉइंट फोर्स भी कहा जाता है। अपथ्रस्ट और द बॉइंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड when a body is partially or completely immersed in it, that is called the upthrust or the buoyant force. So किसी भी लिक्विड में अगर आप बॉडी को डालेंगे तो वो लिक्विड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब वो फोर्स लगाएगा उसके ऊपर तो वो किस डायरेक्शन में लगाता है? वो लिक्विड हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इसीलिए उसे अपथ्रस्ट कहते हैं। जी मैम, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स के बारे में बताया, तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है मैम, जिस पे ये डिपेंड करता है बॉयंट फोर्स? हाँ, बॉयंट फोर्स देखिए, अब बॉयंट फोर्स किसने लगाया? पहले बात तो ये प्रश्न उठता है, बॉयंट फोर्स लगाया लिक्विड ने, जिस लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया था। सो उस लिक्विड की डेंसिटी पे पहली बात तो डिपेंड करेगा। अगर उस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और उस कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, जितना वो ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा। बिकॉज जब लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर वो हमेशा फोर्स लगाता है। अगर आपने आधी बॉडी को इमर्ज किया है, उसमें मान लो 20 cc की बॉडी है आपकी, आपने आधी को उसमें पानी में इमर्ज किया,
यानी कि 20 में से 10 सीसी अंदर गई, 10 सीसी का पार्ट उसका बाहर है। सो 10 सीसी वाटर उसने डिस्प्लेस किया, सो 10 सीसी वाटर जो डिस्प्लेस किया वही फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। सो buoyant force is always equal to weight of the liquid displaced by the body. ओके अच्छा, अब ये दैट मीन्स ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो डिपेंड करेगा कि आपने बॉडी को कितना उसके अंदर डिप किया है। अच्छा, अब ये जो टेंडेंसी है लिक्विड की उस पर अपथ्रस्ट लगाने की, जब बॉडी उसके अंदर डुबाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द buoyancy. So buoyancy is the ability of the fluid to exert an upward force when a body is partially or completely immersed in it. That is called the buoyancy. So the buoyancy is the property of the liquid, और जितना force इसने लगाया है उस liquid ने, जो displace किया है, that is called the buoyant force. And buoyant force is always equal to weight of the displaced liquid. अच्छा, अब इसके बाद Ma'am, that's actually very interesting to know, but let me tell you that we have only 4 more minutes left for this session, ma'am. Okay, I'll just finish it. Now, there was a scientist, Archimedes. He was given a job by the king at that time to find out the purity of his purity of his thorn. So for that only he was trying to find out कि purity कैसे निकाली जाए. So when he was taking bath, when he went inside the bathtub, he felt lighter. Right. From there only he got an idea and how to find the density. For that he gave a principle. So the principle on his name is called the Archimedes principle. Archimedes principle says when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force, that of course you know is the buoyant force, and that is equal to the weight of the fluid displaced by it. So when a body is immersed in a fluid, it will always become lighter. So that is what the Archimedes principle is, and using this principle he could find the density of the liquid. And that's all. I would like to end it here today. Okay, so ma'am, we still have 1 or 2 minutes left for this Okay. session. Would you like to share some important points that are students need to keep in their mind? I would like to tell you one more point here. See, you know, certain bodies, some bodies float and some bodies sink in water. Right. Now, which are the bodies which will sink in water, which are the bodies which will float in water? That is basically, it depends upon the buoyant force and the weight of the body, the comparison of the two. If the buoyant force acting on the body is more than the weight of the body will float. But if the buoyant force is less than the weight of the body will sink in water. Okay. That is very main point to be kept in mind, and that all depends upon the density of the liquid and the density of the solid. Comparison of the two. If the density of the liquid is more than the density of the solid in which it is immersed, then the body is going to float. If the density of the solid is more, it is going to sink. Okay. तो ये तो बात हुई ग्रेविटेशन की, और हम लिक्विड्स पे बात कर रहे थे कि किस तरह से उनका प्रेशर पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पे डिपेंड करता है। मैम, आपने इतने अच्छे से हमारा सभी बच्चों तक ये चैप्टर पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा मैम। थैंक यू। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन पार्ट 3 पर, और ये साइंस के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए थे। और इससे पहले कि हम ये सेशन को यहीं पे वाइंड अप करें, हम आपके साथ एक बहुत ज़रूरी सूचना शेयर करना चाहेंगे। हमारी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता 2024-25 की, जिसमें अपनी एंट्रीज भेजने का आज अंतिम दिन है। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और आप एंट्रीज भेजना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और इस QR कोड को जो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे वो सभी सत्र जो आप PME विद्या चैनल्स पर आज दिन भर हमारे साथ देख सकते हैं। आपसे थोड़ी देर में हम अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे, जो कि मैथ्स के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक रहेगा केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चंस। 3:30 बजे सोशल साइंस में जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लाएंगे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 3।
4 बजे आपको जानकारी दी जाएगी ईटी और आईसीटी टूल के ऊपर। 5 बजे सहयोग सत्र में हम बात करेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इस विषय पर। और 5:30 बजे का समय है हमारे विशेष सत्र नीपा का, जिसमें हम बात करते हैं एक स्कूल हेड से। और आज हमारे जो स्कूल हेड हैं वो सिक्किम से हैं, तो सिक्किम के स्कूल हेड, स्कूल लीडर से आपकी बातचीत करवा जाएगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से उनको अपने जीवन में आने वाली जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टिकल्स थे, किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया और अपने स्कूल की बेहतरी के लिए काम किया। आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें और अपनी सभी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे लाइव इंटरेक्शन में। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। आप बने रहें पीएमई विद्या चैनल्स पर। नमस्कार।